Welcome to his class 12th, Unit 6 Optics, Chapter 10 Optics. This is the second video of this chapter. In this video, we will discuss about coherent source, interference, Young's double slit experiment, and colors in thin film. इसके पहले हम हाइगन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी देख चुके थे. आज का जो हमारा मेन कंसर्न है इंटरफेरेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स? कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनमें दो कंडीशंस होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस. ऐसे कोई भी दो सोर्स, लाइट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स कहलाए जा सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनमें सेम कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस डेवलप हो रहा हो. इनको हम कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं. कोहेरेंट सोर्स कभी दो डिफरेंट सोर्स नहीं हो सकते हैं. अगर हमारे पास दो सेम कंपनी के, सेम वॉट के, सेम पावर सप्लाई में लगे हुए बल्ब भी हैं, आइडेंटिकल बल्ब भी हैं, तो भी वो कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते हैं. कोहेरेंट सोर्स के लिए हमें एक ही सोर्स के दो पार्ट करने जरूरी है. तो एक ही सोर्स को डिवीजन के हमारे पास दो मेथड है जिनसे हम कोहेरेंट सोर्स फाइंड कर सकते हैं. या तो हम वेव फ्रंट को डिवाइड कर दें दो टुकड़ों में, या जितने भी टुकड़ों में, वो सारे कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे. वेव फ्रंट को तोड़ने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. इनमें से एक इस साल है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इसका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, लॉयड मिरर्स है. ये वेवफ्रंट का डिवीजन करते हैं. और दूसरी मेथड एक और है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन करके, पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन. ऐसा मिरर जिससे हाफ रिफ्लेक्शन और हाफ रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो भी वो कोहेरेंट सोर्स बना सकता है. इसके अलावा किसी और कंडीशन से हम कोहेरेंट सोर्स नहीं बना सकते हैं. तो कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन कभी भी आती है तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस बोलना है. नाउ जो मेन कंसर्न, इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का थर्ड टॉपिक है. इसके पहले दो टॉपिक हम लास्ट ईयर 11th में पढ़ चुके हैं. जब भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने पढ़ा था तो स्टेशनरी वेव्स और बीट्स, ये दो टॉपिक हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स भी पढ़ चुके हैं. उसका थर्ड टॉपिक हमारे पास इंटरफेरेंस इस साल है. लास्ट ईयर स्टेशनरी वेव्स थी, जब टू वेव्स ऑफ सेम क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग सुपरपोज ऑन ईच अदर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, तो वो स्टेशनरी वेव्स बना रही थी. और जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की वेव सुपरपोज हो रही थी तो बीट्स बना रही थी. अब इस साल हमारे पास है इंटरफेरेंस. इंटरफेयर करने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना मस्ट है, कोहेरेंट सोर्स होना मस्ट है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेट सेम हो सकता है, सेम हो जाए वेल एंड गुड, अच्छी बात है. लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, सुपरपोज ऑन ईच अदर इन जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब साफ है कि सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट या फिर जीरो होना चाहिए. जब ऐसी दो वेव सोर्स सुपरपोज करेंगे तो जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा उसको हम इंटरफेरेंस बोलेंगे. तो इंटरफेरेंस में हमारे पास दो टाइप के इंटरफेरेंस है. एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब दो वेव होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी, लेकिन वो सेम फेस में, अगर एक 0 डिग्री पे तो दूसरी भी 0 डिग्री पे होगी, अगर एक 30 डिग्री पे तो दूसरी भी 30 डिग्री पे होगी, तब वो सेम फेस में सुपरपोज करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज, बढ़ जाएगी, जो उन दोनों के एडिशन से भी ज्यादा इंटेंसिटी हमें मिलेगी. देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव. मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी कुछ कंस्ट्रक्ट होती हुई दिखाई दे रही है. वैसे एनर्जी ना तो कंस्ट्रक्ट होती ना डिस्ट्रक्ट होती है. हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. तो व्हेन two waves of same frequency, approximately same amplitude, traveling in same direction, superpose on each other in same phase, then the resultant intensity increase. It is called constructive interference. और जिस पॉइंट्स पे ये होगा उन पॉइंट्स को हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं. और इसके लिए कंडीशंस आपको बार बार पूछी जाएगी. तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? इसके लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए. जीरो भी हो सकता है, एक लैम्डा, दो लैम्डा, तीन लैम्डा. इट इज द एन टाइम्स ऑफ वेवलेंथ होगा. और जो फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस तो एन लैम्डा, और जो फेज डिफरेंस होगा वो 2n पाई.
क्योंकि एक लैम्डा 2 पाई के इक्वल होता है, तो 2n पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई अगर ऐसा फेज डिफरेंस बन रहा है तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा पाथ डिफरेंस बन रहा है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक वेव जिसकी एनर्जी E1 मान ली हमने, दूसरी वेव सेम फेस में देखिए। अब यहाँ पे अगर इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट है, इसका ट्रफ है तो इसका भी ट्रफ है, अगर ये 0 पे है तो ये भी 0 पे है। तो दो वेव्स हैं, दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है लेकिन दोनों सेम फेस में सुपरपोज हो रही हैं, तो अब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी ये इन दोनों से भी ज्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, रिजल्टेंट वेव, रेफरेंस लाइन। सेकेंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सुपरपोज ऑन ईच अदर अपोजिट फेस। जो मेन वर्ड आ गया यहाँ अपोजिट फेस, अगर वो अपोजिट फेस में सुपरपोज होती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल डिक्रीज। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड जहां पे भी ये होगा उन पॉइंट्स को डार्क फ्रिंज, क्योंकि इंटेंसिटी वहां पे एक्चुअल से भी कम हो जाएगी, रिजल्टेंट से भी कम हो जाएगी, दैट इज इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी? इसके लिए जो वेवलेंथ होगी लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होगा, और ऑड मल्टीपल होगा, लैम्डा नहीं आएगा। लैम्डा बाय 2 के बाद 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 आएगा। और जो पाथ फेज डिफरेंस होगा वो 2n-1 पाई के, पाई का ऑड नंबर होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n-1 पाई। इसके लिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक वेव, दूसरी वेव अपोजिट फेज में, मतलब अगर यहाँ E1 पॉजिटिव है तो E2 नेगेटिव है, E1 का क्रस्ट है तो E2 का ट्रफ है। अब अगर ऐसा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करेंगे, अपोज करेंगे, रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों का भी माइनस होगा, कम होगा, E1 माइनस E2। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो टाइप का इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव जहां पे E1 प्लस E2, डिस्ट्रक्टिव जहां पे E1 माइनस E2। और ये जरूरी नहीं है कि एक फ्रेम है तो हमेशा वही होता रहे। अगर हम किसी ठहरे हुए पानी में दो पत्थर गिराते हैं तो फिर वहां पर जो वेव्स बनेंगी वो कहीं कंस्ट्रक्टिव और कहीं डिस्ट्रक्टिव का फेस डेवलप कर सकती है। जैसे हमने एक सोर्स ले लिया, उस सोर्स के दो कोहेरेंट सोर्स बना दिए, वही मेथड है हमारे पास, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और द इंटेंसिटी। अब दो वेव्स जब ऐसे बनेंगी तो जहां पे दोनों के सेम फेस मिल रहे होंगे वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पे सेम फेस मिल रहा होगा कंस्ट्रक्टिव, और जहां दोनों के अपोजिट फेस मिल रहे होंगे वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगे। जहां पे दोनों सेम फेस में मिल रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव है, और जहां पे एक ब्लू और एक रेड लाइन मिल रही है वहां पे डिस्ट्रक्टिव है। नाउ इन दोनों के लिए मैथमेटिकल एक डेरिवेटिव्स, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जहां मैक्सिमम हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, जहां कम हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं हम उसको। दो वेव्स ही हैं एक्चुअली, पहली वेव y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t मान लिया, दूसरी वेव फेज डिफरेंस कुछ रख सकती है, 0 रख सकती है तो कंस्ट्रक्टिव, पाई रख सकती है तो डिस्ट्रक्टिव, कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ हो सकता है, तो ओमेगा t प्लस 5 मान लिया। अब इन दोनों वेव्स को हमने सुपरपोज कराया तो उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दिया, देन द y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होना चाहिए, सो a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ पे हमने ओमेगा t प्लस 5 में sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, तो b sin ओमेगा t cos 5 प्लस b sin cos ओमेगा t sin 5। अब पहले दो स्टेप्स में से sin ओमेगा t कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट में बचा रहेगा a प्लस b cos ओमेगा t, और बाहर sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t इंटू साइन 5। अब हमने यहाँ पे a प्लस b cos 5 को a cos थीटा मान लिया, जिसके साथ cos था उसको cos, और b sin 5 को हमने a sin थीटा मान लिया। a यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और थीटा यहाँ पर रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ इसको रख देते हैं तो a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस b sin थीटा cos ओमेगा t, ये फिर से sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस थीटा। और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं a की वैल्यू, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को a प्लस b cos 5 इक्वल टू a cos थीटा और b sin 5 इक्वल टू a sin थीटा को स्क्वायर करके ऐड कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 5 प्लस 2ab cos 5,
और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में बचा रहेगा और यहाँ पे भी एक बार कॉस और साइन 1 होगा। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा दैट इज ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। फाइनली इस फाइव पे ही डिपेंड कर रहा है, अगर ये फाइव 0 हो गया तो ये a प्लस बी बन सकता है, अगर ये फाइव माइनस 1 हो गया तो ये a माइनस बी बन सकता है। दैट इज फाइव इज अ फेज डिफरेंस। और रिजल्टेंट के लिए निकालना है तो दोनों को डिवाइड करके हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा फाइव अपॉन a प्लस बी cos फाइव। तो रिजल्टेंट अगर फाइव की वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वैल्यूज देख सकते हैं। नाउ अगर अब हम उनके केसेस देखते हैं, एक और चीज जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी को वेरी कराता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो इंटेंसिटी जो लाइट की इंटेंसिटी में दिखाई दे रही है दैट इज आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। अगर हम स्क्वायर कर दे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं। तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव होगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो 5 प्लस माइनस 1 होना चाहिए। अगर 5 प्लस माइनस 1 होगा तो a का वैल्यू a प्लस बी आ जाएगा। सो 5 प्लस माइनस 1 होगा, देन cos फाइव कितना होना चाहिए? cos फाइव की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे होती है, 2 पाई पे होती है, 4 पाई पे होती है, 6 पाई पे होती है, मतलब 2n पाई पे। तो 5 2n पाई होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए। पाथ डिफरेंस 2n लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू डेल एक्स जो है दैट इज एन लैम्डा आ जाएगा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन 11th में पढ़ चुके हैं हम, डेल इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। सो हमारे पास आई मैक्स अगर हम चाहेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर हम देखेंगे तो cos फाइव माइनस 1 होना चाहिए। cos फाइव माइनस 1 कब होगा? ऑड नंबर के पाई पे, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो 2n प्लस 1 पाई पे। और इस केस में लैम्डा कितना, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए दैट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और आई मिनिमम कितना आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमा इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम मिल रही है इनका अगर हम रेशियो करना चाहें तो आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा और b कॉमन ले लें तो a अपॉन बी का होल प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, a अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और a अपॉन बी को हम यहाँ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। इस फॉर्म में भी आपको कभी कभी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड और विड्थ और देखते हैं हम यहाँ पे तो आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, आई प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ विड्थ। एम्पलीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ विड्थ के इक्वल होता है। तो I1 अपॉन I2 अगर हम निकालते हैं इंटेंसिटीज का रेशियो तो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर या W1 अपॉन W2 के इक्वल होगा। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, I max, I min, I max अपॉन I1, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, A1 अपॉन A2 के होल स्क्वायर इक्वल है। तो ये आपको न्यूमेरिक्स में हेल्प करेंगे। नाउ मेन टॉपिक है, यंग्स ने इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स जनरेट किए वेव फ्रंट को तोड़ के, स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट। एक सोर्स लिया, एक सिंगल स्लिट से उसको नैरो रेंज दी और सामने डबल स्लिट, इसी वजह से इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और सामने की स्क्रीन, तो जैसे ही स्लिट से स्क्रीन गई, जैसे ही स्लिट से लाइट गई तो एक नैरो बीम में कन्वर्ट हुई और यहाँ से दो पार्ट में टूट गई। तो फिर यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स मिल गए। और कोहेरेंट सोर्स जब सेम फेस में यहाँ मिले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे भी अपोजिट फेस में मिले वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हुआ। इसी को मैथमेटिकल डेरिवेटिव फॉर्म में सोर्स, दो स्लिट, दो कोहेरेंट सोर्स हो गए। और यहाँ से इस स्क्रीन पे मल्टीपल बहुत सारी वेवलेंथ के ऑर्डर में बहुत सारी फ्रिंजेस बनेंगी। हमने कोई एक फ्रिंज को कंसीडर कर लिया, पी पॉइंट पे कोई फ्रिंज बन रही है, ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। और इसकी डिस्टेंस सेंटर लाइन से y मान ली हमने, सेंटर पॉइंट से। और अब यहाँ पर दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी, तो बीच में जो डिस्टेंस हुई दो पार्ट में स्प्लिट हो गई dy2 और स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लिया।
अब हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ मतलब पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है, तो पाथ डिफरेंस मतलब S1P और S2P का पाथ डिफरेंस। तो दिख रहा है यहाँ पे S2P ज्यादा है, S1P छोटा है, तो S2P माइनस S1P निकालेंगे, यही पाथ डिफरेंस होगा। S2P और S1P निकालने के लिए हम यहाँ दो ट्रायंगल लेंगे। S1P निकालने के लिए S1PA ट्रायंगल लेंगे, इसमें S1P पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है। ऐसे S2PB ट्रायंगल लेके इसमें हम S2P पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो S1P की जो वैल्यू आएगी S1P स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर जो होगा वो y माइनस dy2 के इक्वल टू होगा, और S1A जो होगा वो कैपिटल D के इक्वल टू होगा। तो D स्क्वायर प्लस y माइनस dy2 का होल स्क्वायर, और S2P निकालेंगे तो S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू PB, इट मीन्स y प्लस dy2 का होल स्क्वायर, और S2B मीन्स D स्क्वायर, तो D स्क्वायर प्लस y प्लस dy2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, y यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, 4ab बचा रहता है, लेकिन अपॉन 2 है तो 2ab मतलब 2yd बचा रहेगा। यह हमने a प्लस b a माइनस b कर दिया, S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P। S2P और S1P का जो सब्ट्रैक्शन है उसको डेल x पाथ डिफरेंस मान लिया, और S2P और S1P नियर अबाउट कैपिटल D के इक्वल टू है, तो इसको 2D हो गया है, कैपिटल D प्लस कैपिटल D, पाथ डिफरेंस 2D, पाथ डिफरेंस डेल x और S1P प्लस S2P को 2D के अप्रोक्सीमेट मान लिया। तो डेल x इक्वल टू आ गया yd अपॉन d, दैट इज द पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के इक्वल है तो कंस्ट्रक्टिव, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल है तो डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल x इक्वल टू yd अपॉन d इक्वल टू n लैम्डा मान लिया, तो y इक्वल टू आ गया n लैम्डा d अपॉन d। और डिस्ट्रक्टिव के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल टू मान लिया, तो y इक्वल टू आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d। दोनों में से कोई भी एक केस कर सकते हैं, या जो पूछा जाए स्पेसिफाइड वो। फ्रिंज विड्थ, जैसे वेवलेंथ होती है वैसे यहाँ फ्रिंज विड्थ होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड, दो ब्राइट या दो डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने इसको n लैम्डा d अपॉन d माइनस n माइनस 1, अगर ये 10वें नंबर की है तो इसमें से एक माइनस कर दिया, 9th नंबर की n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन d, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n से n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लैम्डा d अपॉन d बचा रहेगा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए लेते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे हम yn की वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा d अपॉन 2d रखेंगे, लैम्डा d अपॉन 2d कॉमन ले लें, तो यहाँ 2n प्लस 1 और यहाँ पर 2n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रखा, और अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2n माइनस 2 और फिर माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा लैम्डा d अपॉन d। एक फेमस क्वेश्चन है, जो लैम्डा d अपॉन d मतलब फ्रिंज विड्थ कैपिटल D पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, बहुत सारे केसेस पूछे गए हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज in a young double slit experiment due to each of the following operations। पूछा गया है अगर स्क्रीन को पास लेके मूव अवे दूर ले जाएं तो क्या होगा, स्क्रीन को रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक लाइट शॉर्टर वेवलेंथ से कर दें तो क्या होगा, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, सोर्स स्लिट को पास लेके आए, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट बढ़ा दी जाए, मोनोक्रोमैटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया जाए। तो वन बाय वन देखते हैं। अगर स्क्रीन को दूर ले जाएंगे तो क्या चेंज होगा, कैपिटल डी बढ़ जाएगा, कैपिटल डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, लैम्डा को कम कर रहे हैं तो बीटा कम हो जाएगा, और लैम्डा को बढ़ा देंगे तो बीटा बढ़ जाएगा। इस केस में यहाँ पर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ लिखा है तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सी पॉइंट, separation between two slits is increased। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट मीन्स स्मॉल डी, स्मॉल डी को अगर बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे तो बीटा कम हो जाना चाहिए, डी इंक्रीज होगा इनवर्सली तो बीटा
कम हो जाएगा। सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द डबल स्लिट। सोर्स स्लिट का कोई वैसा रिलेशन नहीं है, क्योंकि डबल स्लिट के बीच की डिस्टेंस मेजर करती है और डबल स्लिट से ही स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी है, लेकिन इसकी वजह से फ्रिंज विड्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। विड्थ बढ़ा दी जाए, अगर सोर्स स्लिट की विड्थ बढ़ा दी जाए तो विड्थ बढ़ाने से क्या होगा, बहुत सारी रेज एक साथ आना शुरू हो जाएंगी और फिर हो सकता है कि एक ही जगह पे बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होने लगे और वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे। तो स्लिट बहुत पतली होनी चाहिए, उसकी विड्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्लिट को इस विड्थ इंक्रीज कर दोगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो सकता है। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक वेवलेंथ, और बहुत सारी वेवलेंथ अगर आप ले आओगे व्हाइट लाइट में तो मल्टीपल वेवलेंथ होती है, तो मल्टीपल इंटरफेरेंस बनेगा, वो सस्टेनेबल नहीं होगा और एक ही जगह बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे तो फिर वो को ओवरलैप कर जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी फ्रिंज विड्थ बनती कैसी है, तो इस तरह के मैक्सिमम और मिनिमम ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी सारी ब्राइट फ्रिंज की सेम होती है और सारी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ भी सेम होती है। अगर दोनों ए सेम हो गए तो 4a² हो जाएगा, अगर सेम एम्पलीट्यूड मिल गया तो, और अगर सेम हो गए तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 भी हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट डार्क कंडीशंस। सस्टेनेबल कंडीशंस एंड सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या होना चाहिए? सोर्स स्लिट कोहेरेंट होना चाहिए, मस्ट हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए और बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, स्लिट बहुत पास पास होनी चाहिए और जो स्क्रीन है वो दूर रखी होनी चाहिए। सोर्स को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए जिससे कि एक ही कलर मिले, अदर कलर्स होंगे तो ओवरलैप कर सकते हैं। वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अगर सेम होगा तो बेटर कंडीशंस मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज और डार्क पे एब्सोल्युटली 0 इंटेंसिटी मिलेगी। एक और एप्लीकेशन है इसका, थिन फिल्म। फिल्म दो टाइप की होती है, एक तो आपकी थिक फिल्म, जैसे कि ऑयल की लेयर पड़ जाए अगर सब्जी के ऊपर, वो थिक फिल्म है, और एक थिन फिल्म, कैरोसिन अगर पानी के ऊपर गिर जाए तो वो कलर्ड फिल्म बनाता है। जो भी कलर्ड फिल्म होगी वो थिन फिल्म्स होंगी। थिन फिल्म में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। थिन फिल्म में लाइट की ऑर्डर की वेवलेंथ की थिकनेस होती है और लाइट दो जगह से रिफ्लेक्ट होती है, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक लाइट का सेकेंड सरफेस से। जो ऑयल की थिन फिल्म है उसकी सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ दो पाथ, पहली लाइट और दूसरी लाइट में पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाएगा और इस पाथ डिफरेंस की वजह से, अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के मल्टीपल में है तो वो कंस्ट्रक्टिव और नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस फाउंड होंगे तो किसी पर्टिकुलर के वेव, क्योंकि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में से किसी पर्टिकुलर लाइट के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन गया तो फिर उसका सप्लीमेंट कलर वहां दिखाई देगा। इसकी वजह से जो पतली फिल्म, थिन फिल्म जो होती है, कलर दिखाई देती है। पानी में बरसात के टाइम पर अगर कैरोसिन गिर जाता है तो आपको कलर दिखाई देता है। लेकिन बहुत सारी वेवलेंथ है तो अगर आप कोई भी कोशिश कर लें, कितनी कोशिश कर लें, आपको दोबारा वो सेम पैटर्न नहीं मिलेगा, मतलब वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं है। थैंक यू।